ये सिर्फ और सिर्फ विवेक सर की वो ट्रेनिंग से, विवेक सर की वो नॉलेज है, विवेक सर की वो बातें हैं जिसकी वजह से हुआ है। आज जो हम ट्रेनिंग लेने वाले हैं दैट इज कॉल्ड गेटिंग स्टार्टेड, इट्स कॉल्ड व्हाई टू डू, इस बिजनेस को क्यों करना है। हम में से ज्यादातर लोग जब इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं हम लगे हाथ बड़े एक्साइटेड होते हैं, बहुत जोर शोर के साथ काम करना शुरू करते हैं। इमीडिएटली वी स्टार्ट बिल्डिंग अ बिजनेस, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अ बिजनेस, बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं। पर हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हमें इस बिजनेस को करना क्यों है। देखिए काम को करना और काम को सही तरीके से करना, देयर इज अ डिफरेंस। आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे और सही तरीके से शुरू करेंगे, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, राइट। आज हम समझेंगे कि क्या क्या वो चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है और कैसे हम इस बिजनेस को शुरू करेंगे, राइट। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो नाम मेरा नीलेश शिर्के है। आज से लगभग लगभग 3.5 साल पहले वेस्टीज की जर्नी शुरू हुई। इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा थे और वेस्टीज का मिलना अपने आप में एक जिंदगी बदलने वाला समय था। क्योंकि इससे पहले जिस कंपनी में मैं काम करता था, जीवन में पहली कंपनी जो आपकी आती है ज्यादातर आप वो सेलेक्ट नहीं करते, कंपनी आपको सेलेक्ट करती है। क्योंकि पहली बार आपकी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग आती है, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझता है और आप शुरू करते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पहली कंपनी विस्टीज है, तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली और फॉर्चुनेट इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी नजर में तो। क्योंकि लगभग लगभग अपनी जिंदगी का एक बहुत लंबा समय मैंने अपनी पहली कंपनी के साथ काम किया और वो पहला प्यार था। नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आई 16.5 साल की उम्र में मैंने शुरुआत करी थी। लेकिन दिक्कत ये रही कि पहला प्यार सोच समझ करके नहीं किया। पहला प्यार बस जो था वो था। जैसे होता ना कि क्लास में, 5th क्लास में कोई आपको अच्छा लगने लगे और जब तक आप 10th में आते हैं, फिर आप एक नई स्कूल में जाते हैं और आप सोचते हैं कि अरे मतलब थोड़ा रुकना चाहिए था क्या, कुछ और भी है आगे। जब आप कॉलेज में जाते हैं आप देखते हैं अरे तो ये तो 5th क्लास में तो हमें वही दिखा जो हमारे आसपास था, जबकि हम डिजर्व कुछ और करते हैं, राइट। ऐसे कईयों के साथ हुआ होगा। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, प्रवीण से नेटवर्क मार्केटिंग में आए, हम सबकी पहली कंपनी हमने नहीं चुनी थी, कंपनी ने हमें चुना था। लेकिन बाद में जब आगे बढ़े, हमें समय मिला, मौका मिला सोच समझ करके अपना चुनाव करने का। और जब हमने सोचा तो बहुत सोच समझ करके एक ही कंपनी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन खरी उतरी उस पर, वो थी विस्टीज। आज भी अगर मैं आपको कहूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में करियर अगर बनाना है तो कौन सी कंपनी वो बेहतर हो सकती है, तो मैं आंख बंद करके आपको कह सकता हूं कि विस्टीज को चुनिए। आप जितने भी पायदान, जितने भी मतलब आप कहिए पैरामीटर्स रखिए, सभी के सभी पैरामीटर्स पे वेस्टीज खरी उतरती है, राइट। कभी इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। आज आप सभी ने डिसीजन लिया है वेस्टीज को शुरू करने का। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नया नया शुरू किया है, 1 महीने पहले शुरू किया होगा। कई ऐसे होंगे जिन्होंने 1 हफ्ते पहले शुरू किया होगा, 2 दिन पहले शुरू किया होगा। आज हम बात करेंगे इस बिजनेस को करें कैसे। वेस्टीज को शुरू तो किया है, लेकिन वेस्टीज को करने का तरीका क्या है, किस तरीके से वेस्टीज को हम करेंगे और कैसे हमें कामयाबी मिलेगी। चलिए आगे समझते हैं। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपके साथ चीजें थोड़ा साझा करना चाहूंगा। एंड प्लीज, अगर आज आपको इस मीटिंग के अंदर, अच्छा ये मीटिंग जो है ये अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लीजिए इस मीटिंग को करने के लिए पूरा दिन लग जाता है। लगभग ये पूरे दिन की ट्रेनिंग है। लेकिन आज इसको हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर जितना हो सके उतना इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट, जितना हो सके। अच्छा, अगर थोड़ा समय लगता है तो क्या आप तैयार हैं इसको सुनने के लिए, कि अगर मान लीजिए 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया, 1 घंटे से अगर मान लीजिए 60 मिनट नहीं 90 मिनट लग गए या 100 मिनट लग गए, ठीक है, मोटा मोटा तौर पे, तो क्या आप सुनने को तैयार हैं? क्या आप सुनने को तैयार हैं? चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सबके रिप्लाईज के लिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स हमने वैसे भी ऑफ करके रखा हुआ है ताकि बहुत से रिप्लाई आ रहे हैं लेकिन वो डायरेक्टली आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं, प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम इस बिजनेस को करेंगे। चलिए, यहाँ हमारी प्रेजेंटेशन ओपन हो रही है। जस्ट 1 सेकेंड, आज कुछ लैपटॉप ज्यादा ही तकलीफ दे रहा है, जस्ट अ मिनट। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, क्या हुआ? प्रवीण सर, क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर, नजर आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी माय सेल्फ। ओके, ठीक है।
ठीक है, सो आज हम लोग देख रहे हैं व्हाई टू डू ट्रेडिंग, इस बिजनेस को क्यों करना है इसके बारे में। किसी भी काम को आप जब शुरुआत करते हैं तो उस काम के पीछे का उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उससे ज्यादा कि आप उस काम को कैसे करेंगे, आपको आएगा नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, क्या क्या कारण है। कुछ कारणों को हम समझते हैं और मैं चाहूंगा कि आपका मेरे साथ अगर हो सके तो आप सभी लोग अपने रिप्लाईज के माध्यम से और लाइक अपने रिएक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला कारण होता है एक्स्ट्रा इनकम। आप देखिएगा ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने जीवन के अंदर एक्स्ट्रा इनकम चाहते होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा अपने वीडियो को ऑफ रखता हूं ताकि आप मेरी बात समझ पाए, बीच बीच में नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप अपने वीडियो को ऑन जरूर रखिएगा ताकि मैं आपको देख सकूं, राइट। सो दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम अगर हम बात करें आज, ऐसे कई लोग हैं जो अपने मंथ के एंड में जब अपना अकाउंट देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि यार जितना खर्चा है उससे कम हमारी आमदनी है, अगर थोड़ा और आ जाता तो कुछ पैसे सेव हो जाते, कुछ पैसे बच जाते। ऐसा होता है कि नहीं होता है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस को करते हैं, राइट। क्या आपकी नजर में ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है? बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास। आप देखते हैं लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते हुए। कितने ऐसे लोग होंगे जो लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते हुए आप देखते हैं आपके आसपास ही होते हैं, राइट। जिनको चाहिए होता है कि अभी फेस्टिवल आया है तो चलो कुछ नए कपड़े लिए जाएं, अगर न्यू ईयर आया है चलो सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, और जिसके चलते हुए फेस्टिवल्स और बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर सेलिब्रेशन नाम की चीज हो ही नहीं पाती है। कभी बर्थडे आ गया उसको सेलिब्रेट नहीं किया, एनिवर्सरी आई उसको सेलिब्रेट नहीं किया, चीजों को टालते जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि आमदनी कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, राइट। तो ज्यादातर लोग इस बिजनेस को इसलिए करते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, दैट इज लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। अब इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं और आप इसके साथ थोड़ा रिलेट करिएगा। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट है हाउ टू बिकम अ बिग बिजनेस ओनर। देखो आप और मैं, हम सब ज्यादातर लोग ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं प्रवीण सर, जहाँ पे हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि हमें नौकरी कैसे करनी है, या जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे आप एक बेहतर एम्प्लॉय बनेंगे, राइट प्रवीण सर, सही कह रहा हूं मैं, राइट। तो ज्यादातर लोग इसी बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे ये सिखाया जा रहा है कि कैसे हम एक एम्प्लॉय बनेंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। आज से लगभग लगभग 20 साल पहले 1998 के बाद एक कोर्स लॉन्च हुआ, जिस कोर्स को इसलिए बनाया गया कि इस कोर्स के माध्यम से लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे। क्या बनेंगे? एंटरप्रेन्योर। क्या बनेंगे? आप भी मेरे साथ थोड़ा बोलिए, बात अपने वर्ड ये करिए। मुझे पता है कि आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, बट आप जब बोलेंगे तो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे अच्छी तरीके से, राइट सौरभ जी। क्या बनेंगे लोग? एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उनको क्या कराया गया? एक कोर्स ऐसा डिजाइन किया गया जिस कोर्स के अंदर सारी की सारी केस स्टडीज को रखा गया, और जिस कोर्स का नाम निकला MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मानसी जी आप बनते हैं MBA के लिए क्वालिफाई। आप अपनी एक एग्जाम देते हैं और उसके बाद आप जाते हैं सीखने के लिए, क्योंकि अब तक हमने एम्प्लॉय हम बने हैं, तो हमने क्या करना है, अब बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। और इसके लिए हमें 2 साल का एक कोर्स करना है संध्या जी, 2 साल का एक कोर्स जिसमें हमें क्या सिखाया जाएगा? एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है, राइट। अच्छा, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें वहां पे क्या करना होगा? हमें लाइव केस स्टडीज सीखनी होगी। क्या सीखनी होगी? केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या है? जिन केस स्टडीज के अंदर कैसे लोगों ने अपने बिजनेस शुरू किए, किस तरीके से उनके लाइफ में चैलेंजेस आए, और कल को जब आप बिजनेस करोगे तो आपको जो चैलेंजेस आएंगे उनको आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट। राइट विशु जी, आप समझ पाए कि आने वाले वक्त में जब आप बिजनेस करेंगे तो किस तरीके से आपके पास एक रेफरेंस क्रिएट हो जाए। आप समझते हैं, रेफरेंसेस क्रिएट हो जाए। जैसे आपने एग्जांपल लीजिए कि आप जाते हैं और आप जा करके पढ़ते हैं बिल गेट्स के बारे में,
बिल गेट्स की लाइफ अब देखते हैं कि किस तरीके से बिल गेट्स ने शुरुआत करी। अब जाकर के पढ़ते हैं कि किस तरीके से एलॉन मस्क ने शुरू किया, कैसे एलॉन मस्क की कंपनी दिवालिया हो रही थी और दिवालिया होते होते उसने फिर से एक पुनर्जन्म किया। इट मीन्स एमबीए के कोर्स में आपको बहुत सारी केस स्टडी सिखाई जाती है, जिस केस स्टडी के माध्यम से आपके माइंड में बहुत सारे रेफरेंसेस ऐड किए जाते हैं। कौन सी ये रेफरेंसेस होते हैं कि अगर बिजनेस जीरो भी हो तो कैसे फिर से शुरुआत की जाए, राइट? किस तरीके से आप एक टर्न अराउंड लेके आ जाए, किस तरीके से आप जीरो से एक बहुत बड़ा अंपायर क्रिएट करें। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं अपनी हेड नॉडिंग करके मुझे बताइए, अपने सर को हिला के मुझे बताइए कि आप समझ रहे मेरी बात को, राइट? तो अलग 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 केस स्टडीज आपको पता है बहुत सारे एमबीए कॉलेजेस के अंदर, इवन आईआईएम अहमदाबाद और बहुत सारे आईआईटी और एमबीए कॉलेजेस के अंदर, आप बिलीव मानिए मुंबई के एक डब्बे वाले हैं। पता आपको मुंबई में डब्बा वाला है, वो बिल्कुल इलिटरेट लोग हैं, बहुत ही सीधे साधे लोग जो कि पूरे मुंबई में कॉर्पोरेट्स के अंदर, प्रवीण सर, जो टिफिन होती है उसको पहुंचाते हैं, उनको डब्बा वाला कहते हैं। अब इनकी केस स्टडी आईआईएम अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर जिन्होंने आईआईटी करी है, ऐसे ऐसे लोगों को पढ़ाया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि यार सला यार ये डब्बे वाले क्या सिखाएंगे इनको? तो सर क्या सिखा रहे हैं कि कैसे वो उनके लाइफ में जो चैलेंजेस है उनको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे वो उनकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, कैसे वो इतने बड़े बिजनेस को, इतने बड़े चेन ऑफ बिजनेस को मैनेज करते हैं, ताकि उससे स्टूडेंट ये सीख सके कि आने वाले वक्त में अगर वो बिजनेस करेंगे तो किस तरीके से वो अपने बिजनेस के अंदर उन रेफरेंसेस के माध्यम से उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, रिजोनेट कर सकेंगे और रीस्टार्ट कर सकेंगे, या फिर जीरो से अगेन फिर से कैसे बिजनेस खड़ा कर सकेंगे। सो मोटा मोटे तौर पे एमबीए की जो एजुकेशन है वो कुल मिलाकर के क्या है, सारी की सारी भरी हुई है केस स्टडीज के साथ। कौन सी केस स्टडीज? लाइव केस स्टडीज, राइट? अब प्रवीण सर, हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम कम और एक पैसे कमाने का जरिया बहुत बड़ा है। 1998 के अंदर आप देखोगे बहुत कम एमबीए कॉलेजेस थे। लोगों ने देखा कि अरे भैया ये बढ़िया है, ये अच्छा है, तो मतलब केस स्टडी करवाओ और अच्छी बात है, तो इसकी फीस रखी गई। सो एमबीए की फीस कितनी होती है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक लोग पे करते हैं। क्या सीखने के लिए? एंटरप्रेन्योर बनना है, राइट? धीरे धीरे पता चला कि एमबीए के कॉलेजेस की गिनती जो है वो बढ़नी शुरू हो गई, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि लोग अब एमबीए करना चाहते हैं। तो एमबीए की कॉलेजेस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और आज से 20 साल पहले जो कोर्स लोगों को बिजनेस कैसे करना है ये सिखाने के लिए बनाया गया था, वही कोर्स आगे चल करके एक नई इमेज लेके आता है कि यार एमबीए करने से ना 25-30 हजार की नौकरी पक्की हो जाती है, राइट? तो देखो एमबीए का कोर्स डिजाइन क्यों किया गया था कि यहां से क्या निकलेंगे? एंटरप्रेन्योर निकलेंगे। मतलब उसकी जो सोल थी, उसकी जो आत्मा थी, वो क्या थी? एंटरप्रेन्योर निकालना, ठीक है? अच्छा, अभी आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम हमारे तक क्या पहुंच रहा है? उसकी आत्मा तो नहीं पहुंच रही है, डेड बॉडी जरूर पहुंच रही है। एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए सोचा गया था, बनाया गया था, लेकिन एंटरप्रेन्योर की जगह पे अब हमारे पास क्या पहुंच रहा है कि भैया एमबीए कर लो, एमबीए कर लो, 25-30 हजार की नौकरी पक्की है। सुना है आप लोगों ने ये बातें? आसपास आप सुनते हैं ऐसी बातें? और कई ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करते हैं, कई ऐसे लोग हैं पता नहीं क्या क्या करने के बाद एमबीए करते हैं, राइट? आप लोगों ने देखा है, सब लोगों ने, ठीक है? अच्छा, जब डेड बॉडी, मान लीजिए डेड बॉडी का अगर क्रियाक्रम ना किया जाए, उसको लंबे समय तक रखा जाए, तो क्या होता है? स्मेल आती है, उससे बदबू आती है। तो आत्मा तो चली गई, डेड बॉडी रखी रखी है, अब उससे बदबू भी आने लगी है। मतलब क्या? अब आप देखो पिछले 10 साल से लोग एमबीए कंप्लीट करके किस लिए कंप्लीट कर रहे थे कि भैया कम से कम 20-25 हजार की नौकरी पक्की होगी। अब उसकी बदबू आ रही है। अब आसपास देखो माहौल ये बना हुआ है, लोग ये कह रहे हैं भैया एमबीए कर लिया फिर भी नौकरी नहीं लग रही। सुना आप लोगों ने? सुना आप लोगों ने कि भैया एमबीए कर लिया फिर भी नौकरी नहीं लग रही? तो देखो जिस चीज के लिए लोग एमबीए कर रहे थे उसकी आत्मा तो रह गई, अब डेड बॉडी से भी बदबू आ रही है कि यार एमबीए करने के बाद भी लोगों की नौकरियां नहीं लग रही है। तो ये सब मजाक बना के रखा हुआ है। तो भारत के अंदर पूरा पूरा मजाक चल रहा है। अब इस कोर्स के साथ आप देखो, इस कोर्स में जो पढ़ाने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को अनम्यूट करना चाहूंगा, संस्कार जी।
संस्कार जी मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आप अपनी छोटे भाई को या कल को जाकर के मान लीजिए अपने बेटे को अगर क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो उसका जो कोच होगा, आप उसका कोच कौन होगा आप मुझे बताइए। क्या उसका कोच आप सानिया मिर्जा बना सकते हैं? नो सर। हाँ, क्या आप सानिया मिर्जा को उसका कोच बना देंगे? नो सर, कभी नहीं। कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक काम करिए, हनी सिंह जो है बहुत अच्छे गायक है, क्या उनको कोच बना सकते हैं? नो सर, नो। बिल्कुल नहीं। तो हम क्या चाहेंगे, एक सिंपल सा कॉमन सेंस, अगर आप सब मुझसे एग्री करते हैं, सिंपल सा कॉमन सेंस ये कहता है, जो आप सभी लोग लगा सकते हैं, कि यार अगर क्रिकेटर बनना है तो कम से कम किसी रणजी ट्रॉफी में, है ना, किसी वनडे मैच में इंडिया की जर्सी पहन के, टोपी पहन के, कम से कम एक बार तो इंसान खेला हो, कि जिसको हम आने वाले वक्त में कोच माने। यू गेटिंग माय पॉइंट? कम से कम उसने कुछ किया हो उस फील्ड में, तभी तो उसको कोच मानेंगे ना, राइट? अब एमबीए पढ़ा कौन रहा है? वो इंसान जो 40,000 की नौकरी कर रहा है। और क्या सिखा रहा है प्रवीण सर? आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जो खुद 40,000 की नौकरी कर रहा है, क्या वो आपको सच में यह सिखा सकता है कि आप अपना करोड़ों का बिजनेस कैसे बना सकते हैं? प्रवीण सर बताइए आप मुझे। नो सर। अच्छा, यही सब मजाक मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। यस। आज वी टीम एजुकेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है, और लोग इस बिजनेस को क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे लाइफ चेंजिंग एजुकेशन आपको मिलती है। लेट मी टेक यू टू द साइकोलॉजी। आप देखिएगा, हम सब ने एक इवेंट का नाम सुना है जो वी टीम एजुकेशन सिस्टम लगातार हमारे लिए करती है, जिसका नाम है केस स्टडी ऑफ सक्सेस। केस स्टडी ऑफ सक्सेस, वी कॉल इट सीएसएस। हर महीने 2 महीने के अंदर होता है। आप में से कितने लोगों ने अटेंड किया है सीएसएस? एक बार हाथ खड़ा करेंगे जरा, आपकी वीडियो चल रही है, अगर आपने अटेंड किया है कभी सीएसएस, कोई हाथ खड़ा करेंगे। सीएसएस प्रोग्राम कभी आपने अटेंड किया है? अच्छा, वहां पे क्या होता है? क्या होता है वहां पे? वहां पे कोई ना कोई ऐसा शख्स जो सक्सेसफुल बना है इस फील्ड के अंदर, उस इंसान को लाइव बुलाया जाता है और 3 घंटों के अंदर वो अपनी कहानी बताता है। उसकी केस स्टडी कोई और नहीं, वो खुद बताता है अपनी जुबानी कि कैसे उसने अपनी जिंदगी के अंदर वो कहां से उठ के कहां गया। ये क्यों किया जा रहा है? ये किया जा रहा है ताकि आपके माइंड में वो रेफरेंसेस आए, कि ताकि आने वाले वक्त में जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहे, जब आप इस बिजनेस को बिल्ड करें, तो जो चैलेंजेस आपको आएंगे उन चैलेंजेस से आप कैसे आगे निकलेंगे, ताकि आपके माइंड में बहुत सारे रेफरेंसेस आए। जैसे जब केस स्टडी करने के लिए धर्मेंद्र मान सर आए थे, और मैं देख रहा था कि धर्मेंद्र मान सर एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल ही देहात गांव से, प्रॉपर विलेज से, जहां पे शिक्षा या फिर पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं, एक ट्री के नीचे बैठ करके पढ़े पढ़े हुए लोग, ठीक है ना। एक अपने समय पे गाय भैंस को भी संभाला है ना। अपने पेरेंट्स ना होने के टाइम पे किस तरीके से अपनी मदर को सपोर्ट करने के लिए दूध तक बेचा है, भैंसों का दूध तक बेचा है। और वहां से उठ करके आज वो ऑडी चला रहे हैं और 14 लाख 15 लाख महीने की इनकम अर्न कर रहे हैं। संध्या जी, जब ऐसे लोगों को आप देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है? आपके माइंड में वो रेफरेंसेस आते हैं, जिन रेफरेंसेस की वजह से आने वाले वक्त में आप जब बिजनेस बिल्ड करने जाएंगे तो आप उन चैलेंजेस को अपने उन रेफरेंसेस के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं? राइट? अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, तो वी टीम एजुकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है एसटीएम। मैं क्या बताऊं एसटीएम के बारे में और कितना बताऊं? अब तक मैंने सिर्फ 2 एसटीएम करी हैं, और 2 एसटीएम करने के बाद मेरा ये अपने आप को कहना है कि जीवन के 29 साल 29 ईयर्स मैंने बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि एसटीएम में जाने के बाद पता चला कि जीना कैसे होता है, सोचना कैसे होता है। ऐसी एजुकेशन जो पूरे जीवन में नहीं मिली, ऐसी ऐसी एजुकेशन यहाँ मिल रही है। ऐसी ऐसी एजुकेशन, एसटीएम में कई ऐसे लोग थे, ऐसे कपल्स जो 15-15 साल एक दूसरे से बात नहीं करते थे, और एसटीएम में आकर के स्टेज के ऊपर 500 लोगों के सामने एक दूसरे को आई लव यू बोल करके अपने जीवन को फिर से एक बार एक बेहतरीन शुरुआत दे रहे थे।
कई ऐसे लोग जो अपने माता पिता के साथ बात नहीं कर रहे थे और एसटीएम अटेंड करने के बाद जा करके अपने माता पिता को उसी एसटीएम के अंदर कॉल करके सॉरी कह रहे थे, उनसे बातचीत शुरू कर रहे थे। कई ऐसे लोग जो पूरे जीवन में कभी रोए नहीं थे, एसटीएम में आने के बाद वो वहां पे खड़े होकर के बच्चों की तरह रो रहे थे और अपने आप को हल्का कर रहे थे। ऐसी लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, क्या ये एक सपना हो सकता है किसी का कि इस बिजनेस के अंदर आने का, कि मुझे यहाँ से एक लाइफ चेंजिंग एजुकेशन लेनी है? क्या एक सपना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या ये कारण हो सकता है किसी का? हो सकता है कि मुझे इस बिजनेस से लाइफ चेंजिंग एजुकेशन लेनी है। दोस्तों मैं बताऊं, अगर सीएसएस के बारे में, अगर सिर्फ 2 साल अगर लगातार आपके यहाँ पे अगर हर महीने सीएसएस हो रहा है, और मैं कहूँ अगर 2 साल, अगर 24 महीने अगर आपने 24 सीएसएस अगर अटेंड कर लिए, तो मैं आपको बताऊं हाथ जोड़ दोगे आप उन एमबीओ के सामने और एमबीए किए हुए लोगों के सामने, कि कई सारी रेफरेंसेस, केस स्टडीज आपके पास होंगी अपने जीवन को बदलने के लिए, वो भी लाइव, उस फील्ड की जिस फील्ड के अंदर आप खड़े हैं। तो दिस इज व्हाट अ पावर ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ से हमें मिलता है। तो क्या ये कारण हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप एक बार हेड नॉडिंग जरूर करिए, मुझे बताइए क्या ये कारण हो सकता है किसी का इस बिजनेस को ज्वाइन करने का? हो सकता है। आप में से भी कई लोग होंगे जिनका ये हो सकता है, राइट? तीसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सिंपल परिभाषा में आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का अगर एक सीधी परिभाषा है तो जब भी जो भी चीज आपको पसंद आई आप उसे खरीद लेते हो। जब भी आपको जो भी चीज, इसको लिख लीजिए आप, फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत सिंपल व्याख्या, whenever you like anything you are able to buy. Now what is financial freedom? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? विवेक सर एक बार नैनीताल से बरेली आ रहे थे। विवेक सर बेसिकली अभी बरेली के अंदर स्टे करते हैं, तो नैनीताल से वो बरेली आ रहे थे। अच्छा, हम सबने बचपन में ड्राइंग जब निकाली है तो ड्राइंग निकालते समय वो एक कॉमन सी ड्राइंग निकाली है कि पहाड़ होते हैं, बीच में से सनराइज हो रहा होता है, साथ में एक नदी निकल रही होती है, फिर एक छोटा सा घर होता है, कुछ ट्रीज होती है। आप सबने निकाला है ये वाला सिनेरियो? हम सबने किया है ड्राइंग बचपन में। तो ऐसा ही ड्राइंग विवेक सर भी करते थे। वो नैनीताल से बरेली आ रहे थे और बरेली आते समय अचानक से उनको एक होर्डिंग दिखी। होते हैं ना रास्ते के बीच में कुछ ऐसे होर्डिंग्स लगे होते हैं प्रॉपर्टीज के, या फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट लगी होती है। उस एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल वैसा ही पहाड़ों के बिल्कुल पीछे से सनराइज हो रहा है, सूरज निकल रहे हैं, और सूरज के साथ साथ सामने बिल्कुल ऐसी लेकिन बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, वादियां है, बहुत अच्छा सीनरी है। और उसको देख करके विवेक सर को वो चीज याद है कि यार ये चीज तो मैंने कहीं देखी हुई है, ये तो मैं बचपन से ड्रॉ करता था और ये बहुत गजब चीज है। अच्छा, सर ने कभी अपने ड्रीम बोर्ड के अंदर, अपने विजन बोर्ड के अंदर वो चीज लिखी हुई थी कि मेरे पास कभी ऐसा घर होगा करके। अब सर नैनीताल से निकले, बरेली जा रहे हैं, जाते जाते उन्होंने वो बोर्ड देखा और बोर्ड देख करके उन्होंने उसका एड्रेस देखा, कॉल किया, उनको पूछा एड्रेस कहाँ है और कहाँ है भैया प्रॉपर्टी, और जा करके वो प्रॉपर्टी देखने चले गए। अच्छा, अभी तक बरेली पहुंचे नहीं है प्रवीण सर, बरेली पहुंचे नहीं है। बोर्ड देखा, कॉल किया, गए और जा करके बैठे और जा करके एक सिंगल चेक में वो घर खरीद लिया, फिर बरेली आ गए। कीमत जो भी हो 40-50 लाख। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? एक वो इंसान, अगर आप यूपी में बरेली के बिल्कुल पास में 30-35 किलोमीटर अंदर एक आंवला नाम का शहर है, एक बहुत छोटा सा कस्बा, एक बहुत छोटा सा गांव, जहां पे साइकिल पे, एटलस की जो साइकिल आती थी ना, उस साइकिल पे विवेक सर ने शुरुआत करी थी और लोगों को बिजनेस प्लान बताते थे कि ऐसे ऐसे आपकी जिंदगी बदलेगी, ऐसे ऐसे आपके सपने पूरे होंगे। और लोग कहते थे कि हाँ जी ये देखो एक नया सिस्टम आया है, अब साला लोग साइकिल पे लंदन जाएंगे, और हंसते थे। और ये वही इंसान है जिसने
बरेली से लखनऊ, सॉरी लाइक इन नैनीताल से बरेली आते आते एक प्रॉपर्टी खरीद ली। इस बीच मैं रिसेंटली बरेली गया था सर को मिलने के लिए। आज से 2 महीने पहले की बात है, अक्टूबर मंथ की बात है। मैं बरेली सबको मिलने गया था सर का आशीर्वाद लेने के लिए। और बरेली जब मैं गया तो मैंने देखा कि सर का लगभग लगभग एक बहुत ही शानदार घर बन रहा है। प्रवीण सर, कीमत उसकी 7 करोड़ के आसपास है। उस घर को जब लिया था सर ने तो 1.5 करोड़ की एक कोठी, एक बंगलो लिया था। और सर ने कहा कि चलो 1.5 करोड़ का बंगलो, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा रिनोवेट करेंगे, बनाएंगे और रहेंगे। तो सर ने उसको रिनोवेट करना शुरू किया। पहली बार रिनोवेट किया और बनाया, फिर लगा यार अच्छा नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अब तक उसको 4 बार उसको बना करके तोड़ चुके हैं। 4 बार बना करके तोड़ चुके हैं। और अभी जो वो बन रहा है उसकी कीमत लगभग लगभग 7 करोड़ के आसपास जा रही है। उस घर में जो जो कमरे हैं, हर कमरे का जो दरवाजा है वो लगभग लगभग 50,000 के ऊपर की कीमत का सिर्फ दरवाजा है। और ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ उस इंसान की जिसने शुरुआत किया था एटलस साइकिल से, और साइकिल पे जो लोगों को प्लान बताते थे। संस्कार जी, आज जितनी मेरे को पता है, देखी मैंने 2 प्रॉपर्टी है, जितनी मेरे को पता है अभी तक सर के पास 7 से ज्यादा प्रॉपर्टीज है। और अभी रिसेंटली सर ने मेरे को जो पता चला, बरेली के अंदर हाईवे पे एक साथ लगातार प्रवीण सर 10 प्लॉट खरीदे हुए हैं। और सर कहते भी है कि कई लोग मेरे को यहाँ पे कहते हैं कि ये भू माफिया है, ये भू माफिया है यार, ये बड़ी जमीनें खरीदते हैं। अभी रिसेंटली जब मैं बरेली गया था तो मैंने देखा सर का एक 3 BHK सर का एक बन रहा है। और मैंने सबको ऐसे ही पूछा कि सर ये काय का है? कहते 2012 में रहने के लिए लिया था, ये मिला नहीं, अब ये 3 BHK है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी है, ये भी है। क्या ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम किसी का सपना हो सकता है? हो सकता है। अभी रिसेंटली सर मुंबई आए थे, MOS था और एक बहुत शानदार MOS का इवेंट था। और उस MOS के इवेंट के बाद सर को जब हम ड्रॉप कर रहे थे, मैं जब एयरपोर्ट ड्रॉप कर रहा था, तो बीच में सर ने कहा कि कुछ यार जैकेट्स वगैरह खरीदनी है। और जब हम गए तो लगभग लगभग 25,000 रुपए के जैकेट्स बैग सर ने हार्डली 7 मिनट के अंदर खरीद लिए थे। 7 मिनट्स के अंदर। प्रवीण सर, पसंद आया उठा लो, पसंद आया उठा लो, पसंद आया उठा लो। क्या ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या आप में से कुछ लोगों को चाहिए? क्या ये सपना हो सकता है? हो सकता है। इस बिजनेस को करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम एक कारण हो सकता है। अच्छा, मैं आपको कुछ और एग्जांपल देना चाहूंगा। अब देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है सर, बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये कि जब भी आपको जो भी चीज चाहिए आप उसको ले सकते हैं और उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। जब भी आप कहीं जाए, अगर चीज पसंद आ रही है तो आप उसे खरीदेंगे, उसके टैग की तरफ नहीं देखेंगे, उसके टैग की तरफ नहीं देखेंगे। जैसे कि आमतौर पे होता है कि आप किसी शॉप में जाते हैं और शॉप में भी इंसान जो है बाहर खड़ा होता है गेट पे वेलकम करने के लिए। तो जाते सारी वो वेलकम करता है, अरे वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर। पूछता है कि सर क्या लेंगे? आप कहते हैं साड़ी लेंगे। प्रवीण सर वो सवाल पूछता है कि सर 2000 वाली लेंगे या 2000 के ऊपर वाली लेंगे? अगर आप कहते हैं 2000 तक, तो उसकी शक्ल देखने जैसी होती है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, विवेक सर बार बार कहते हैं कि ऑब्जर्व करिए, और अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे उसकी शक्ल बहुत एकदम यहाँ कोने में, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। और जैसे आप कहते हैं कि अरे कीमत की क्या है, चीज पसंद आ जाए तो ले लेंगे, तो वो तुरंत कहते हैं अरे 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 सर आइए आइए, अरे भैया 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 सर को दिखाइए, सर को दिखाइए, बढ़िया वाली साड़ी दिखाइए। तो सीधी सीधी बात अगर की जाए तो आमतौर पे दुकानदार हमसे बिना कहे हमारी औकात पूछ रहा होता है कि भैया औकात क्या है। कई बार आप देखिए, आप जब जाते हैं होटल के अंदर, प्रवीण सर, खाना खाने जाते हैं हम लोग। अच्छा, हम होटल क्यों जाते हैं? खाना खाने। क्या खाने गए थे? खाना खाने। अमूमन नॉर्मली जब भी आप होटल में जाते हैं तो जो मेन्यू कार्ड होता है, उस मेन्यू कार्ड पे खाना किस तरफ लिखा होता है? लेफ्ट साइड पे। हम गए क्या है खाने? खाना। हमारी नजर कहां होती है? राइट साइड। हम देखते हैं, कीमत देखते हैं 40 रुपया, अरे अबे ये साला पानी है,
₹40 का तो पानी आ रहा है, पहले खा तो ले। होता है ऐसे, राइट? और कई बार खाना खाए ना खाए, कीमतें जरूर देख के आते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि आप डोमिनोज या पिज्जा हट में जाए या किसी किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाए और आप राइट साइड पे प्राइस ना देखे, आप ये देखे कि खाना खाने आया हूं, खाना क्या है, खाने क्या आया हूं, खाना। तो देखो भी क्या भैया, खाना क्या है। अगर आप कीमत देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम किसी का सपना हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, पैसा क्यों चाहिए भैया? मैं आपको आगे बताता हूँ, पैसे के बारे में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। उसके अलावा और क्या कारण है? टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम चाहिए। टाइम फ्रीडम क्यों चाहिए भाई? आप देखिए, कई ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आप देखेंगे, अगर आप कॉर्पोरेट के अंदर देखते हैं या किसी बिजनेसमैन को देखते हैं, उसके परिवार से कभी बात करेंगे आप तो वो यही कहेंगे कि पैसा तो बहुत है, लेकिन हमारे इनके पास समय नहीं होता, ना घूमने का, ना बैठ के बात करने का। राइट? है आपके आसपास ऐसे लोग जिनके पास समय नहीं है? कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल 40 साल की उम्र में बिल्कुल उनकी हालत खराब है, हेल्थ बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, मतलब अलग अलग गोलियां खा रहे हैं, बहुत सारी चीज चल रही है, सेहत बहुत खराब है। और अगर प्रवीण सर आप उनसे पूछेंगे कि भैया इतनी सेहत खराब है, कभी आपने अपनी सेहत पे ध्यान क्यों नहीं दिया, तो उनका आमतौर पे आंसर क्या होता है कि अरे भैया समय ही नहीं था कि अपनी तरफ हम ध्यान दें। ज्यादातर लोग ऐसा होता है कि नहीं होता है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने संबंधों पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने रिश्तों पे। अगर मान लीजिए कोई पिता है तो बच्चे तो बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मेरे अभी एक मामा जी है जिनको एक छोटा सा बहुत प्यारा सा नन्हा सा बेटा हुआ है, और आज से 2 महीने पहले जब मैं गया था वो बहुत छोटा सा, प्रवीण सर बहुत छोटा सा, मतलब हार्डली उसका वजन 2 किलो होगा। अब 2 महीने बाद गया हूं तो लगभग लगभग 3.5-4 किलो का हो गया है, भारी सा लगने लगा है। और जब मैं गया मैंने कहा कितना तेजी से बढ़ रहा है यार ये। और जब आप कई ऐसे लोगों को जिनके बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे शशिकला मैम अगर पूछेंगे तो उनको पूछेंगे कि मैम आपके बच्चे बड़े हुए, वो कहेंगे नीलेश सर पता ही नहीं कब बड़े हुए, अभी तो छोटे थे, ऐसी पलके झपकी और बड़े हो गए। राइट? कई ऐसे लोग हैं जिनके पास, मेरे अपने परिवार में ऐसे लोग हैं जो साल का 50 लाख कमा लेते हैं, बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारी बीमारियां, बहुत कुछ है। और अगर उनको पूछेंगे हम कि आपने अपने बच्चों के साथ कितनी वेकेशंस करी या कितनी ट्रिप्स करी, तो वो कहते हैं कि वेकेशन गांव गए थे ना एक बार, साल में एक बार गांव जाते हैं हम। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन समय नहीं है। क्या ऐसे लोगों को आप जानते हैं अपने आसपास? पैसा है पर समय नहीं है। तो कुछ लोग इस बिजनेस को इसलिए करेंगे क्योंकि उनके पास समय नहीं होगा, समय की आजादी नहीं होगी। अर्ली रिटायरमेंट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे आपका चाहिए डायरी और पेन। सो प्लीज अपना अपना डायरी पेन लीजिएगा और थोड़ा समझिएगा कि इस बिजनेस को करने का कारण अर्ली रिटायरमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्या आप सबने डायरी पेन ले लिया? जरा दिखाएंगे आप मुझे, ले लिया आप सबने डायरी पेन? मेरे ख्याल से आज पूरी मीटिंग तो नहीं हो पाएगी, आधे मीटिंग का आधा पार्ट होगा और आधा पार्ट हम फिर से एक बार कल कर सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग बहुत बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इसको बहुत फास्ट हम नहीं कर सकते। चलिए, इफ यू हैव अ डायरी पेन प्लीज शो मी। आप दिखाइए मुझे एक बार डायरी पेन, और जो आप डायरी पेन दिखाएंगे उसके ऊपर कुछ चीजें हमें करनी है अभी। अब अमूमन हम बात करते हैं कि एक इंसान आमतौर पे काम करना कब शुरू करता है उसके जीवन में, प्रवीण सर? एक आम इंसान काम करना कब शुरू करता है? एवरेज लगभग 25 साल की उम्र में, 23-24 साल की उम्र में, जैसे डिग्री पूरी होती है। राइट? जॉब हो गया या कोई भी काम हो गया। हालांकि अमूमन देखा जाए, मैं तो 16.5 साल में शुरू हो गया था, प्रवीण सर भी 17-18 साल में शुरू हो गए थे, और कई ऐसे लोग हैं जो 17-18 साल में शुरू होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी कोई बात नहीं है, थोड़ा समय लिया, 25 साल में तो शुरू करते ही हैं आमतौर पे। 25 साल से अगर कोई इंसान काम करना शुरू करे प्रवीण सर, तो किस एज तक इंसान काम करता है आमतौर पे?
किस एज तक काम करते हैं? आकाश जी, किस एज तक काम करते हैं लोग? व्हाट एज बताएंगे आप जरा? व्हाट एज प्रवीण सर, किस एज तक लोग किस एज तक काम करते हैं? सर 62 हो गई है रिटायरमेंट की एज। 62। चलो मैक्स 60 पकड़ के चले, मोटा मोटे तौर पे 60 पकड़ के चलते हैं। तो अगर 60 पकड़ के चले तो आप सभी लोग अपनी डायरी पे, कॉपी पेन पे इस कैलकुलेशन करिएगा। तो एवरेज एज ऑफ वर्किंग एन इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स। 25 साल में शुरू किया और 60 में खत्म किया, तो 35 साल काम किया हमने, सही है? 35 साल काम किया, राइट? 35 ईयर्स नाउ। अच्छा, हर दिन, एवरी डे, हाउ मच टाइम वी हैव? भगवान ने, ऊपर वाले ने सबको कितना समय दिया है? 24 घंटे दिया है। किसी को ज्यादा नहीं दिया यहाँ पे? किसी के ऊपर कोई रहमत ज्यादा हो गई हो कि भैया आपको 24 ने आपको 48 घंटे मिल रहे हैं? नहीं, सभी को 24 घंटे मिले। विशु जी, सभी को 24 घंटे मिले। तो एक इंसान अगर बहुत मेहनती हो, बहुत ऐसा कर्मठ इंसान हो कि भैया कर्म प्रधान इंसान है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, हाउ मच आवर्स ही कैन वर्क? कितने घंटे काम करेगा एक इंसान ज्यादा तौर पे? 8 घंटे, राइट? 8 घंटे, या ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं 10 घंटे। हाउ मच, कितने घंटे? 12 आवर्स। चलो मोटे मोटे तौर पे एक राउंड फिगर मान लेते हैं, कम से कम 10 घंटे तो करेगा काम एनीवे, 10 घंटे कम से कम, ठीक है? अच्छा, हम मान लेते हैं कि ये इंसान छुट्टी लेता नहीं है, एक भी छुट्टी लेता नहीं है। महीने में 30 दिन है, ले 30 के 30 दिन, ले जबरदस्त मेहनत चल रही है, ठीक है? तो अगर 10 घंटे के हिसाब से 30 दिन अगर मेहनत हो तो कितने घंटे काम हुआ? जरा चैट बॉक्स में बताइएंगे कितने घंटे काम हुआ? हाउ मच आवर्स? 300 आवर्स, ठीक है? और 300 आवर्स की अगर हम बात करें तो साल में महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं, राइट? और मैं 300 इंटू अगर 12 करें तो कितना होता है? 3600 आवर्स, सही है, राइट? 3600 आवर्स अ ईयर, एक साल का, राइट? अब इस 3600 ईयर्स आवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें 35 से तो कितना बनता है? जरा बताएंगे प्रवीण सर, विशु जी वगैरह बताएंगे जरा कितना होता है? हाउ मच इट इज? 1,26,000 आवर्स। 1,26,000 आवर्स। कितना हुआ? 1,26,000 घंटे काम हमने किया। अच्छा, अब मान लीजिए शशिकला मैम, आपने अपना घर खरीदा, बच्चों को पढ़ाया, बेटी की शादी करी, ये सब कुछ जो भी आप करेंगे इसके लिए जो इनपुट होगा, जो मेहनत होगी, ये वही 1,26,000 घंटे है। आपके जीवन में आप जो भी करेंगे ये इसी 1,26,000 घंटे से ही होगा ना, राइट? जो भी करेंगे आज, जितने भी लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास जमीन है, हमारे पास घर है, हमने ये किया है, अपनी खून पसीने की मेहनत से ये कमाया है, वो कमाया है, तो ये सारी जो कमाई है वो कहां से आई है? कौन से इनपुट से आई है? 1,26,000 घंटे जो पूरे जीवन के अंदर एक इंसान मेहनत करता है, उसका रिजल्ट या उसका आउटपुट है। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं, राइट? नीलेश जी, क्लियर हो रहा है आपको कि आज आपके आसपास जितने भी लोग जो कहते हैं कि यार मैंने ये किया है, मैंने ये कमाया है, कभी अगर आपके पापा आपको कहे कि बेटा मेरी जिंदगी के अंदर मैंने ये कमाया, तो वो कहां से कमाया है? कि भैया वो 1,26,000 घंटे का जो इनपुट जा रहा है उसका ही आउटपुट आज आपके पास है, ठीक है? अब वाई नेटवर्क मार्केटिंग हमें समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग से पहले एक आम इंसान के पास ऐसा कोई जरिया था ही नहीं कि वो इस 1,26,000 घंटे को पूरा करने के लिए 35 साल से कम समय के अंदर वो कर जाए। उसको 35 साल लगाने ही लगाने हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उसको 35 साल काम करना ही करना है। ही हैज नो ऑप्शन। अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पे जॉब की, तो नौकरी की अगर हम बात करें तो 35 साल लगाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पर नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है
कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं और इतिहास बना सकते हैं, राइट। संस्कार जी, आप अपने आप को जरा अनम्यूट करिए और मुझे बताइए जरा, मान लेते हैं क्या 35 साल का काम क्या 3 से 5 साल में करना चाहते हैं आप? यस सर, बिल्कुल। 35 साल में 1000 घंटे काम हो रहा है, जय नारायण, क्या ये 3 से 5 साल में करना चाहते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर 3 से 5 साल में करना चाहते हैं तो मुझे एक बात का एग्जाम्पल बताइए कि चलो टीम बनाते हैं, नेटवर्क, राइट। अगर हर दिन सर वॉइस क्रैक हो रहा है। हर दिन अपने ऊपर अगर और अपने 24 घंटे में से अगर 1 से 2 घंटा चोरी किया जाए, अगर अपने ऊपर कैमरा लगाए, तो बहुत सारा समय हम खराब करते हैं टीवी देखने में, मोबाइल स्क्रॉल करने में, और उसमें से अगर 1-2 घंटे चुराए जाए और 1-2 घंटे चुरा करके एक इंसान को, सिर्फ एक दिन, हर दिन एक इंसान को वेस्टीज के बारे में समझाया जाए कि भाई ये देख, इस यहाँ पे तू आएगा, जो सामान तू रोज खरीदता है तू यहाँ से खरीदेगा, तुझे डिस्काउंट्स मिलेंगे, तुझे अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे और तेरा जाने वाला कुछ भी नहीं है। क्या हर दिन अगर एक इंसान को बताएंगे तो 30 दिन में कितने लोगों को बता पाएंगे हम लोग, संस्कार जी? 30 लोगों को बता पाएंगे ईमानदारी से? और अगर 30 लोगों को बताएंगे तो आप मुझे बताएंगे कितने लोग 30 में से आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? सर कम से कम तो 5 कर ही लेंगे। चलो बहुत कम बात करें तो कम से कम 3 हो जाएंगे इसमें से, जी जी। मैं मानता हूं 30 नहीं, 3 नहीं, 30 में से वीरेंद्र जी, क्या एक इंसान मान जाएगा? एक इंसान मान सकता है? मान सकता है पूरे महीने के अंदर? अब आप एक सिंपल सा काम करिए, लेफ्ट साइड पे लिखिए मंथ, महीना, और राइट साइड पे लिखिए टीम, ठीक है? और लिखते जाइए, जैसे अभी क्या चल रहा है, जनवरी, राइट विशु जी? तो जनवरी में 30 दिन आपने जाकर के लोगों से बात करी, लोगों से शेयरिंग करी, ठीक है? 30 दिन जाकर के बात करेंगे, आपने शेयरिंग करी, बात करी, प्रोडक्ट शेयर किए, बिजनेस शेयर किया, और उसमें से एक इंसान तैयार हुआ। तो अब जनवरी में कितने लोग हुए? एक नया इंसान, और पहले से आप तो है ही है, तो कितने हुए? 2 हुए। तो जनवरी में हम लोग हुए 2, ठीक है? अब नेक्स्ट मंथ कौन सा है? फरवरी। अब फरवरी मंथ की अगर हम बात करें तो फरवरी में, ठीक है, फरवरी मंथ में क्या होगा? अगर हम आगे थोड़ी सी बात करें तो फरवरी में अगर 2 लोग जा रहे हैं और 30 लोगों को सिर्फ समझा रहे हैं, और कम से कम एक एक इंसान को भी समझा करके अपने साथ इस बिजनेस के अंदर लेके आ पा रहे हैं, तो फरवरी में कितने हो जाएंगे? 4, राइट? मार्च में कितने हो जाएंगे? 8, अप्रैल में 16, मई में 32, इसको लिखिए, आप लिखिए, सुनिए मत, लिखिए। जून में 64, जुलाई में कितने होंगे? 128, अगस्त में कितने होंगे? 256, सितंबर में 512, अक्टूबर में 1024, नवंबर में 2048, और दिसंबर में 2023 खत्म, और दिसंबर में हुए 4996 लोग, राइट? 4096। अब ये 4996 लोग में से 96 निकाल दो, 4000 राउंड फिगर ले लो। अब अगर ये 4000 लोग दिन का अपने ऊपर कैमरा लगा करके 2 घंटा चोरी करना शुरू करें, कितने घंटे? 2 घंटे, और ये 2 घंटे काम करे 4000 लोग, तो एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा है? 8000 घंटे, राइट? और अगर 8000 घंटे काम करके पूरे एक महीने के अंदर अगर यही लोग जाकर के एक एक इंसान को भी अगर अपने साथ जोड़ ले, तो ये कितने लोग हो जाते हैं? 4000 लोग आगे बढ़ेंगे, कितने के हो जाएंगे? कम से कम एक एक इंसान को ही लेके आए तो भी ये कम से कम 8000 लोग होते हैं। और अब ये 8000 लोग सिर्फ 2-2 घंटा भी काम करे तो कितने घंटे काम हो रहे हैं एक दिन में? 16000 घंटे एक दिन में।
तो एक बात मुझे बताइए, कितना समय लगा? साल भर लगा, राइट? तो 1,26,000 घंटे जो पूरी जिंदगी में हमने काम किया था, क्या इस 1,26,000 घंटे के हिसाब को क्या 3 से 5 साल में बराबर किया जा सकता है? किया जा सकता है? किया जा सकता है? जा सकता है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। अब ये लॉ ऑफ कंपाउंडिंग मैंने नहीं बनाया, ये प्रकृति का नियम है। अगर आप एक धान का बीज बोएंगे तो उसके ऊपर 100 धान के बीज आपको मिलेंगे मिलेंगे। अगर एक आम का गुठली अगर आप बोएंगे तो उस एक आम के आने वाले वक्त में पेड़ बनेगा और उसके ऊपर सैकड़ों और हजारों आम लगेंगे। ये लॉ ऑफ कंपाउंडिंग है, ये नेचर का है और हमने नेचर के साथ ही चलना बंद कर दिया है, राइट? इट्स लॉ ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब एक बात बताइए मुझे बहुत क्लियर तरीके से, मोटे मोटे तौर पे, कि यार अगर 35 साल की एफर्ट, 1,26,000 घंटे वीरेंद्र जी जो जाने वाले हैं, अगर वो 3 से 5 साल के अंदर हो सकता है तो इसके लिए मेहनत कम करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी? चैट बॉक्स में मुझे बताइए, 35 साल से मेहनत कम करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी? बताइए, कम करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी पड़ेगी। कई लोग आते हैं ना कि सर मेरा फॉर्म तो भर दिया है, अपलाइन ने कहा कि 1,000 रुपए का शॉपिंग करो, आपका चेक आएगा। सर अब तक चेक नहीं आया। भैया काम किया आपने? नहीं नहीं नहीं, अपलाइन ने बोला था बस ज्वाइन करो, 1,000 रुपए का सामान लो, महीने महीने का पैसा आएगा। सर अब तक पैसा नहीं आया। समझ रहे हैं? किसी ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके साल भर के बाद मेरे को फोन किया, अरे नीलेश सर आपने वो बोला था कि ज्वाइन करना, 1,000 रुपए लगाना, बाद में पैसा आएगा, अब तक पैसा नहीं आया। तो मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कहता सर आपने बोला था ना ज्वाइन करोगे तो पैसा आएगा। मैं कहा हाँ बोला था, तो नहीं आया। मैंने कहा पागल, बाली सर खुद अपने हाथ में 2 लाख का चेक लेके आए थे। मैंने उनको बताया कि सर इसको अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो चले गए। सामने वाला इंसान पता क्या कहता है? उसका रिप्लाई सुन करके आपको हंसी आएगी। वो कहता है अरे सर आपने उनको क्यों बोला इंटरेस्ट नहीं है, आने देते ना। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बिना मेहनत का कुछ करना चाहते हैं, बिना मेहनत का कमाना चाहते हैं। दोस्त, अगर 35 साल जो आप एफर्ट देने वाले हो, जो एनर्जी देने वाले हो, जो मेहनत करने वाले हो, अगर वो 3 से 5 साल में करके खुला होना है, फ्री होना है, तो मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आए हैं ये सोचकर कि चलो यार ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हो जाएगा, कम काम करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए ये बिजनेस नहीं है। आपको जिसने किसने ज्वाइन कराया उसको थैंक यू बोलिए और शुक्रिया करिए और अपना अपना काम जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू करिए। अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, 60 साल तक काम नहीं करना है यार, 3-5 साल में काम करके निपट के बस फ्री हो जाना है, क्या ये किसी का सपना हो सकता है? अर्ली रिटायरमेंट हो सकता है, राइट? तो लोग इस बिजनेस को अर्ली रिटायरमेंट के लिए ज्वाइन करते हैं। अब इस अर्ली रिटायरमेंट के साथ साथ इंपॉर्टेंट है रॉयल्टी, रेजिडुअल इनकम, ड्रीम इनकम। अब यार रॉयल्टी की बात क्या है? रॉयल्टी किसको मिलती है? या तो एक भिखारी को मिलते हैं या तो एक अरबपति को मिलती है। भिखारी अपने बच्चे को कहता है भैया तू भी आगे वही बनेगा, रॉयल्टी मिल रही है तेरे को। और एक अरबपति होता है जो अपने बेटे को वही चीज आगे फॉरवर्ड करता है, जैसे कि आप देखते हैं कि रॉयल्टी आगे मिल रही है, राइट? सो इस बिजनेस के अंदर आज लोग रॉयल्टी ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे। आज शिवानी मोहंती मैम है, उनके हस्बैंड, उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मिस्टर मोहंती ने, राइट? और जब उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, 2008 के अंदर शुरुआत करी, काम किया, मेहनत किया, बहुत बढ़िया बिजनेस को बिल्ड किया। और 2016 के आते आते उनके एक बहुत नाइलाज बीमारी की वजह से उनकी डेथ हुई। जब वो इस बिजनेस से और इस दुनिया से चले गए तब उनका चेक अप्रोक्सीमेटली 8-9 लाख के आसपास का था। और परिवार की लाइफस्टाइल, घर में मर्सिडीज थी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, सब कुछ बढ़िया था। उनके देहांत के बाद बिजनेस एज इट इज
उनकी वाइफ के नाम पे, शिबानी मोहंती के नाम पे ट्रांसफर हुआ और एज इट इज नेटवर्क उनके नाम पे ट्रांसफर हुआ। आज वो चेक 14 लाख रुपए का है। आज भी घर पे मर्सिडीज है, आज भी घर में बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, और आज भी शिबानी मैम अपने पति का नाम ले करके इस बिजनेस को बहुत प्राउडली एंजॉय करके करती है। क्या ये रॉयल्टी थी? क्या ये रेजिडुअल इनकम थी? और क्या इसके लिए लोग ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये लोगों का कारण हो सकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप देखिएगा, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो वीपी लेवल पे, वीपी या फिर बड़े बड़े हायर पोस्ट पे जाने के बाद लोग अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं, कोर्सेज करते हैं, और कई कंपनीज तो अपने एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए लाखों लाखों रुपए खर्च करके मोटिवेशनल स्पीकर्स, ट्रेनर्स, इन सबको हायर करते हैं कि भैया हमारे लोगों की पर्सनालिटी डेवलप करा दो। और हमारे बिजनेस के अंदर ये सारी की सारी चीजें हमें डे 1 से कराई जाती है। इस बिजनेस के अंदर जब इंसान आता है उसे बोलना नहीं आता, जैसे उसका फास्ट एड होता है, उसको स्टेज के ऊपर जाना पड़ता है। सबसे पहला उसका डर खत्म होता है स्टेज के ऊपर बोलने का, क्योंकि लोगों को पता है सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम में क्या है? बहुत सिंपल है कि पहले दिन इंसान बोल नहीं पाता है, डरा हुआ है, तो उसको 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, आपका नाम क्या है? कितने भी डरे हो अपना नाम तो नहीं भूलोगे ना? अपना नाम क्या है? दूसरा, कहां से हो? कितना भी डरे हो, क्या अपने घर का पता भूलोगे? नहीं भूलोगे ना? तीसरा, वेस्टीज करने से पहले क्या करते थे? कितना भी भूल जाओ, कहां से आए हो थोड़ी भूल सकते हो, क्या करते थे थोड़ी भूल सकते हो। 3 चीजें आपको बताते हैं, बढ़िया आपको माला पहनाते हैं, आपको बैच लगाते हैं, और पहले दिन आपका वो डर खत्म हो गया स्टेज पे बोलने का। और यहां से सफर शुरू होता है और पता चलता है साल 1.5 साल के अंदर अंदर आप सैकड़ों लोगों की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लोगों के सामने खड़े होकर बोल रहे होते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतनी बेहतर हो रही होती है, आपकी ड्रेसिंग स्किल्स, हर एक चीज के अंदर इतना इंप्रूवमेंट आता है कि आपके घर वाले भी आपको पहचानते नहीं है। तो क्या कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्या वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या ये कारण हो सकता है उनका? हो सकता है, हो सकता है। 7वां, फॉरेन ट्रिप, वेकेशंस, विदेश यात्रा। कितने ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जो भारत में पैदा हुए, भारत में काम किया, भारत में ही नहीं घूमे, अपना पासपोर्ट तक नहीं बनाया, और दुनिया को अलविदा कर गए। क्या ऐसे लोगों को हम जानते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो पैदा हुए, काम किया, सब कुछ हुआ, और यहीं पे अलविदा कह के चले भी गए, राइट? फॉरेन ट्रिप्स, क्या इस बिजनेस को लोग फॉरेन ट्रिप्स के लिए कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं मिस्टर लोकेश श्रीवास्तव जी, लखनऊ के रहने वाले हैं, और इस ट्रेनिंग को करने के लिए उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी हेल्प करी, बहुत उन्होंने गाइडेंस दिया। और विवेक सर के एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, उनके अंदर मैं विवेक सर देखता हूँ, जिस तरीके से वो काम करते हैं, डेफिनेटली मुझे वो दिखता है कि विवेक सर को वो 100% फॉलो करते हैं, और मैं भी चाहता हूँ मैं विवेक सर को उसी तरीके से फॉलो करूँ जैसे वो फॉलो करते हैं। लोकेश सर के फादर हैं मिस्टर श्रीवास्तव सर, और रेलवे से रिटायर लगभग 2012 के अंदर प्रवीण सर रेलवे की एक बहुत अच्छी पोस्ट से वो रिटायर होकर के, अपनी सर्विस को कंप्लीट करके, बिल्कुल रिटायर होकर के घर पे लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय क्या ही कहें, रिटायर होने के बाद इंसान के बाद जब मकसद नहीं होता तो क्या करता है इंसान? घर में बैठा बैठा रहता है। तो लोकेश सर बताते हैं कि हमारे पापा सर्दियों के दिनों पे कंबल इम्बल ओढ़ करके, मंकी कैप पहन करके, है ना, और उस पूरा, है ना, अपने बदन पे पूरी वो क्या कहते हैं, कंबल डाल करके इस तरीके से बैठते थे, और सिर्फ इतना सा हाथ बाहर निकालते थे जितना सा रिमोट बाहर निकलेगा, और कुछ नहीं। विवेक सर से उनकी मुलाकात हुई, और जब विवेक सर से मुलाकात हुई तो विवेक सर बात करते करते उनसे बात कर रहे थे, तो सर ने पूछा कि और बताइए सर। तो कहते हैं सर, करने के लिए कुछ नहीं है जिंदगी में, सब कुछ कर लिया, घर है, 2 गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं, और लाइफ में बहुत बढ़िया सब कुछ किया है, और पूरा भारत में घूम चुका हूँ, क्योंकि मैं रेलवे में था तो भारत तो पूरा घूम चुका हूँ।
पर एक है कि बस विदेश यात्रा नहीं कर पाया। चाहता तो मैं जहाज में जरूर बैठ सकता था, पर मैंने एक सोचा था कि अगर जहाज में बैठूंगा तो तब बैठूंगा जब भारत के बाहर जाना होगा, तो मैंने डोमेस्टिक फ्लाइट कभी नहीं ली। डोमेस्टिक फ्लाइट कभी नहीं ली। और विवेक सर ने इस बात को समझा, और फिर विवेक सर ने उनको जो प्लान के अंदर बताया कि किस तरीके से वो विदेश यात्रा कर सकते हैं और उनको कनेक्ट करवाया, तो उन्होंने एक सपना विदेश यात्रा का पूरा करने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया। आज बताते बहुत खुशी होती है, एट द एज ऑफ 68 ईयर्स, 68 साल की उम्र में आज वो वेस्टीज से 2016 के अंदर वो ज्वाइन हुए थे वेस्टीज के अंदर। आज वेस्टीज से 2 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, उसमें से एक स्टार क्रूज है और दूसरी थाईलैंड की ट्रिप है। और आए थे विदेश यात्रा करने के लिए, लेकिन सिस्टम ही ऐसा है कि आज रिटायर्ड इंसान है, 1,06,000 का पे आउट है डायमंड डायरेक्टर के लेवल पे। लोकेश सर का पे आउट 1 लाख के ऊपर का अलग है, उनके फादर का अलग है। और आज इसी सिस्टम से प्रवीण सर 68 साल की उम्र में 7 लाख रुपए की टॉप मॉडल टाटा टियागो ले चुके हैं। आए क्यों थे? फॉरेन ट्रिप के लिए। अरे जिंदगी भर यार सब कुछ किया, साला पासपोर्ट नहीं बनाया, विदेश यात्रा नहीं की। तो क्या लोग विदेश यात्रा करने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या ये उनका कारण हो सकता है? हो सकता है। क्या आपका पासपोर्ट बना है? क्या आपको विदेश यात्रा करनी है? तो लिखिए। आखिरी, लिव लेगेसी। एक लेगेसी छोड़ के जाना है। लेगेसी कौन छोड़ता है? कि आपके जीते जी आपको लोग याद करते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद भी आपको लोग याद करें। क्या लेगेसी छोड़ के जाना है? फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी जी के फादर को आप जानते हैं? क्या नाम था उनका? जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा। क्या नाम है उनका? मुकेश अंबानी जी के फादर का नाम क्या है? धीरूभाई अंबानी। बढ़िया। अच्छा, वो किसके दादाजी हैं? दादाजी किसके वो? आकाश के। अब वाह बेटा वाह। अच्छा ये बताइए, धीरूभाई अंबानी के फादर का नाम क्या है? ये बेइज्जती है साला। हाँ, तुम्हें आकाश का नाम पता है, तुम्हें मुकेश का पता है, धीरू का पता है, उनके पिता का क्यों नहीं पता भाई? हाँ, क्या कहोगे? अरे सर उन्होंने जिंदगी में कुछ किया थोड़ी, कुछ दे के थोड़ी गए, कुछ करके थोड़ी गए। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, धीरूभाई अंबानी अगर जिंदगी में कुछ करके गए, कुछ दे के गए, तो तुम्हें थोड़ी दे के गए थे कि तुमने उनका नाम याद रखा। वो तो अपने वालों को दे के गए। वो तो अपने वालों को दे के गए। नाम तुम क्यों याद कर रहे हो? अब कोई है जो जा करके गूगल सर्च करके बता रहे हैं। ये जबरदस्त है। व्हाट आई मीन टू से, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, लेगेसी। देखो याद रखो, धीरूभाई अंबानी का नाम इसलिए लोगों को पता है क्योंकि उनके पूरी खानदान में अमीरी पहली बार अगर किसी ने चखाई पूरी खानदान को, तो वो धीरूभाई अंबानी थे। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो लोग अर्जुन तेंदुलकर को याद करे ना करे, सचिन को जरूर याद करेंगे। और सचिन की आने वाली 100 पुश्ते सचिन को याद करेंगे, क्योंकि सचिन ने वो लेगेसी छोड़ी है जिसकी वजह से आज उनका पूरा खानदान को जाना जाता है। सो क्या ये सपना हो सकता है यार, मेरे जीते जी के साथ साथ मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें? क्या ये सपना हो सकता है किसी का? हो सकता है। तो दोस्तों, ये वो कारण है इस बिजनेस को करने की। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अब तक इन कारणों को नहीं देखा। आप में से सभी को मैं ये कह रहा हूं, आज इसमें से कोई एक कारण चुन लीजिए, आप इस बिजनेस को क्यों करने वाले हैं। इस पूरी मीटिंग को मैं आज नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, ये मीटिंग बहुत लंबी है, पूरे दिन की ये ट्रेनिंग है। पर मैं आज इसको कोशिश करूंगा कि इसको शॉर्ट में करें, इसका अगला पार्ट फिर से एक बार करेंगे।
सो पहली बात आप क्या करेंगे, आज की मीटिंग का सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए कि इन 8 पॉइंट में से आपका वो कौन सा पॉइंट है जिसके लिए आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। तैयार करिए क्या कारण है। पहली चीज, वाई टू डू, क्यों करना है, करना क्यों है। और याद रखिएगा उसके साथ साथ आपका क्या इमोशनल कनेक्शन है, क्या इमोशनल कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है सर मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्या इमोशनल कनेक्शन है। यार पैसे के साथ इमोशनल कनेक्शन बहुत सिंपल है प्रवीण सर। पैसा या तो अच्छे एहसास दिलाता है या आपको बुरे एहसास से बचाता है। आई रिपीट, आप लिख लीजिए, पैसा या तो अच्छे एहसास दिलाता है या तो बुरे एहसास से बचाता है। अमूमन सोचिए कि आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी एक बेहतरीन हिल स्टेशन पे जा रहे हैं और आप अपनी एक अच्छी सी कार में जा रहे हैं, ब्रांड न्यू बहुत बढ़िया सी कार। अच्छा, उस कार में जाते समय गाने बज रहे हैं, पापा मम्मी बढ़िया बात कर रहे हैं, आपकी वाइफ पीछे बैठी हुई है, आपका भाई है, बढ़िया 6 सीटर कार है, 7 सीटर कार है और बढ़िया एंजॉय करते करते जा रहे हैं। ये जो मजा आ रहा है, पापा कह रहे हैं वाह बेटा मजा आ गया। ये मजा आया क्यों? ये आया क्योंकि आप उस कार में गए और वो कार आती है पैसे से। तो जो अच्छा एहसास मिला, उस एहसास को खरीदने के लिए आपने गिने पैसे। अब यही मान लीजिए आप हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, लेकिन आप सबको घर वालों को लेके जाना पड़ रहा है आपको एक रोडवेज की बस में, जहां पे आपके पापा की उम्र लगभग 60 साल है, उनके घुटनों में दर्द है और जगह नहीं है बैठने के लिए। तो जो बुरा एहसास है वो किसकी वजह से है? क्योंकि हम पैसा खर्च नहीं कर पा रहे और अच्छी सहूलियत नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से वो बुरा एहसास है जो कि पैसा करवा सकता है। मैं नहीं चाहूंगा किसी के साथ ये हो, लेकिन सोच के देखिए अगर घर परिवार में किसी को कोई बीमारी हो, कोई दिक्कत हो और अचानक से अस्पताल जाए और अस्पताल जाकर के एडमिट किया जाए और अचानक से वो कहे कि यार वीरेंद्र जी 3.5 लाख रुपए लगेंगे, अभी की बात है, आगे कितना लगेंगे वो बात में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप 3.5 लाख रुपए जमा कर दो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनको कहेंगे कि सर 4 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन मेरे इस इंसान को ठीक कर दीजिए। आप उस बुरे एहसास को बचाना चाहते थे कि उस बुरे एहसास से मेरे को बचाओ, ये पैसे ले लो लेकिन इस बुरे एहसास से बचाओ कि मेरा कोई अपना प्रिय उस अस्पताल के अंदर जूझ रहा है। प्रवीण सर अगर आप मर्सिडीज लेते हैं और मर्सिडीज के अंदर ज्योति मैम को बिठा करके आप कहीं जा रहे हैं, जबलपुर के अंदर घूम रहे हैं और जबलपुर में जब कड़ी धूप पड़ी है और उस कड़ी धूप के अंदर आप चल रहे हैं और वहां पे बाहर बाइक पे बैठा हुआ सिग्नल पे एक इंसान मुड़ मुड़ के आपको देख रहा है, ज्योति मैम बाहर देख रही है और कह रही है कि यार लोग देख रहे हैं, कहते क्या कार है यार, क्या लाइफ है इनकी यार। और आप दोनों को बड़ा अच्छा लग रहा है, जो अच्छा एहसास है वो आया क्यों? उस कार से। और उस कार को खरीदने के लिए आपने क्या गिने? पैसे। तो मैं अपने परिवार को अच्छे एहसास दिलाना चाहता हूँ और बुरे एहसास से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मुझे होटल के अंदर जा करके लेफ्ट साइड पे देख करके खाना खाना है, क्योंकि मैं खाना खाने गया हूँ, मुझे राइट साइड पे प्राइस नहीं दिखनी है। मुझे अगर कोई जैकेट अच्छा लगा है तो मुझे खरीदना है, मुझे उसके नीचे लगा हुआ टैग नहीं देखना। अगर टाइम फ्रीडम की बात, कोई कहता है सर मेरा टाइम फ्रीडम सपना है, तो टाइम फ्रीडम के साथ आपका इमोशन क्या कनेक्ट है कि सर मैं चाहता हूं मेरे माता पिता आज 55 और 60 साल के हैं और आज उनके पास सेहतमंद रहते रहते लगभग 10 साल से ज्यादा का समय नहीं है, क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि लोग 70 साल तक ज्यादा से ज्यादा अच्छे सेहत में रहते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं सेहत में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। तो मैं चाहता हूं मैं अपने माता पिता के साथ बहुत सारी वेकेशंस करूं, बहुत सारा अच्छा समय बिताऊं, और इसलिए मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए कि मैं 2-3 साल 4 साल में अपना काम निपटा दूं और उसके बाद पैसे को अपने माता पिता के साथ खर्च करूं और अपने समय को उनके साथ खर्च करूं, क्योंकि मुझे ये पता है एक बार ये 10 साल निकल गए तो फिर से मुझे अपने माता पिता का वो फिर से अच्छा समय नहीं मिलेगा। अगर मैं अपने बच्चों के आज, अगर मेरे बच्चे अगर मान लीजिए 15-14 साल के हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके
टीन एज में ही मुझे उनके साथ समय बिताना है। कल को जाकर के जब वो 22 साल के बनेंगे तब वो मेरे साथ उस तरीके से नहीं बिहेव कर पाएंगे, उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से वो आज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ समय रहते रहते मैं उनके साथ समय बिताऊं। आप समझ पा रहे मेरी बात को? आर यू एबल टू गेट द पॉइंट? कि आपको एक रीजन, दो तीन नहीं, सिर्फ एक रीजन ढूंढिए कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके साथ मेरे क्या इमोशंस है। क्या ये हो सकता है? हो सकता है। आप में से कई लोगों को आज ये चुनना पड़ेगा, क्योंकि आज में से कई लोगों ने इस चीज को चुना ही नहीं। और अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है क्यों करना है इस बिजनेस को, लगे पड़े हैं सर बढ़िया करना है, ये करना है, वो करना है, पता ही नहीं क्यों करना है, अपना कारण नहीं पता। प्रवीण सर सोचो तो सही, जिसको कारण नहीं पता वो जाएगा कहाँ? अपलाइन कॉल करके समझा रही है भाई मीटिंग अटेंड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अपलाइन गाने गा रही है पीछे पीछे, और अब ना 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 मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? कारण ही नहीं पता मुझे क्यों करना है। चूज योर रीजंस व्हाई टू डू, राइट? और अगर आपने कारण चुन लिया है तो आगे चलिए, और आगे चल करके समझिएगा आगे क्या करना है। आगे चल करके एक बहुत इंपॉर्टेंट है कमिटमेंट। व्हाट इज योर कमिटमेंट? भैया क्या कमिटमेंट है आपकी? एक सपने को आप पूरा करना चाहते हैं तो कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे? कमिटमेंट देंगे ना, राइट? क्या कमिटमेंट देंगे? सबसे पहला टाइम कमिटमेंट, कि आप कितना समय देंगे डेली और वीकली। डेली और वीकली क्या कमिटमेंट्स है आपकी उस सपने को लेकर के? देखो एक बात समझो, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात अगर किसी ने कही है, किसी ने लिखा है फाइनेंशियल फ्रीडम, लोगों की जनरेशन निकल जाती है। जिस घर में रहते हैं ना, उसी घर में दादाजी थे, उसी घर में पापा थे, उसी घर में बेटा है, और बेटे का बेटा हो रहा है उसी घर में। चार चार पीढ़ियां घर नहीं बदल पा रही है, और आप कह रहे हो कि मुझे अपने खानदान का नक्शा पलटना है। बिना कमिटमेंट के हो जाएगा? कमिटमेंट देनी पड़ेगी ना। क्या कमिटमेंट है आपकी डेली और वीकली? कितना समय देंगे आप? आज लिखिए। हमारा एक फोल्डर आता है गेटिंग स्टार्टेड का, ये फोल्डर आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आप अपनी अपनी अपलाइन से पूछ लीजिए। सारी आपकी गोल्ड एंड अबव अपलाइन को आप पूछेंगे इसका फोल्डर के बारे में, वो फोल्डर आप तक पहुंचाएंगे। बहुत जबरदस्त फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर आप लिखेंगे क्या आपका टाइम कमिटमेंट है, डेली आप कितना घंटा काम करेंगे। किसी और को नहीं बताना है, अपने आप को बताना है। सपना किसने लिया? आपने लिया। इमोशन किसके? आपके। पूरे किसको करने? आपको करने। तो डेली कितने? 1 घंटा? बहुत बढ़िया। 2 घंटा? बहुत बढ़िया। अपने ऊपर कैमरा लगाइए और देखिए कहां से टाइम चोरी किया जा सकता है, क्योंकि भाई 24 घंटे ही है, टाइम चुराना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड टाइम, राइट? वीकली कितना? अब मान लीजिए वीरेंद्र जी आप जॉब करते हैं और जॉब में आपको शनिवार को छुट्टी होती है, तो भैया वो छुट्टी वाला दिन क्या करेंगे? सुबह 11 बजे उठोगे? टीवी देखोगे पूरा दिन? या उस दिन ज्यादा काम करोगे? तो उस दिन कितने घंटे दोगे? तो आपने लिखा कि सर मैं डेली के 2 घंटे दूंगा, 6 दिन 2-2 घंटे काम करूंगा, 12 घंटे ये हो गए, और जिस दिन मेरे को वीकली ऑफ है 8 घंटे काम करूंगा। तो 20 घंटे हो गए सब। एक सप्ताह के 20 घंटे में दूंगा, मेरी कमिटमेंट है, राइट? दूसरा वर्क कमिटमेंट, क्या करूंगा इसके अंदर? प्लान करूंगा, प्रेजेंटेशन करूंगा, प्रोडक्ट डेमो करूंगा, खुद के ऊपर टाइम लगाऊंगा, सीखूंगा, किताब पढ़ूंगा, राइट? अपने आप को तैयार करूंगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस कमिटमेंट, कई लोग होते हैं जैसे धनिया नहीं होती है, 15 दिन में आ जाती है, थोड़ी छिड़की, पानी डाला, और 15 दिन में देखी धनिया उग गई है, अब जाकर के उसको चटनी बना के खा रहे, हो गई। तो कई लोग ऐसे ही आते हैं, ट्राई मारने आते हैं, चलो ट्राई करने आते हैं। अगर आप में से कोई अगर ऐसा है तो आज ही भैया आपको मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है, छोड़ दो। यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, पसीने बहाने पड़ते हैं, ये पेशेंस का काम है। पेशेंस चाहिए। 35 साल की मेहनत 3 से 5 साल के अंदर करनी है, तो मेहनत भी करनी पड़ेगी और पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आपको पता है विवेक सर की एक बहुत अच्छी वीडियो है, अगर आप
वी टीम एजुकेशन चैनल पे जाएंगे तो वहां पे एक लग्जरी कार्स की एक बहुत अच्छी वीडियो है जिसके अंदर लग्जरी कार्स है। तो वहां पे विवेक सर की कुछ ऑडियो वहां पे शुरुआत में प्ले होती है। सर कहते हैं सपने, क्या सपने सच होते हैं? सर आगे कहते हैं सही नीयत, सही साथ और मेहनत के साथ धैर्य अगर हो तो सपने सच होते हैं और इतिहास रचे जाते हैं। आप अगर उस ऑडियो को ध्यान से सुनेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे सर ने सही साथ को ज्यादा नहीं खींचा है, सही नीयत को, साफ नीयत को ज्यादा नहीं खींचा, लेकिन धैर्य को सर ने लंबा खींचा है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उस ऑडियो से एक बात समझ में आती है। आप विवेक सर को अगर ऑब्जर्व करेंगे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि धैर्य इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है कि आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको कमिटेड होना पड़ेगा। कितने साल की कमिटमेंट है आपकी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल? कब तक आप इस बिजनेस के अंदर रहेंगे उस सपने को पूरा करने के लिए? क्या कमिटमेंट है आपकी? आज लिखिए और बोल्ड बोल्ड में लिखिए, बोल्ड बोल्ड में। और अगर कोई ट्राई करने के लिए आया हो तो मैं आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं ये आपके लिए नहीं है। प्लीज यहीं से आप अपना एग्जिट ले लीजिए। आप अपना समय और किसी और का समय बर्बाद ना करें। पेशेंस, कमिटमेंट बहुत जरूरी है, राइट। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। एमबीए करने के लिए फीस लगाई थी ना, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख। प्रवीण सर, अगर आज कोई इंसान अगर 30-40 हजार महीना कमाता है तो क्या वो 30-40 हजार महीना आज कमा रहा है? उसकी 10-12 साल की पढ़ाई, उसकी कई साल की अपने ऊपर किया गया काम, बहुत सारी मेहनत और कई सारे कोर्सेज करने के लिए लगाया हुआ पैसा सब मिला करके आज वो इंसान 40 हजार कमा रहा है, 50 हजार कमा रहा है। कोई कहे कि भैया ये 50 हजार कमा है, तो 50 हजार आज का नहीं है, उसके पीछे की 12 साल की तैयारी है और उस तैयारी में लगा हुआ बहुत सारा पैसा भी है। क्या इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है आपकी? कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप? मंथली कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने उस सपने को जो आपने देखा है उसको पूरा करने के लिए? क्या कमिटमेंट है? और देखो, स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहते हैं, अगर एक इंसान बहुत ज्यादा व्यस्त है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अगर वो इंसान बहुत ज्यादा व्यस्त है तो समझ लीजिए वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। इट मीन्स ही डोंट हैव अ क्लैरिटी। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट के अंदर आप ये देखिए कि आप 1 महीने में अपने उस सपने को पूरा करने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं कंफर्टेबली। कितना पैसा? क्या वो 500 रुपया है? लिखिए 500। क्या वो 1000 रुपया है? लिखिए 1000 रुपया। क्या वो 2000 रुपया है? लिखिए 2000 रुपया। और वीरेंद्र जी, इसको करना क्या है? बहुत सिंपल काम करना है, बहुत सिंपल काम। मार्केट में जाकर के गुल्लक लेके आइए, आता ना गुल्लक, इसके अंदर हम पैसे जमा करते हैं, और गुल्लक ला करके अपनी तिजोरी में ईमानदारी से रखिए और हर महीने ईमानदारी से उसके अंदर उतना पैसा डालिए जो आपने अपनी कमिटमेंट करी है कि मैं इन्वेस्ट करूंगा। अगर मान लीजिए एक इंसान अगर 1000 रुपया डालना शुरू करता है, साल के अंदर प्रवीण सर उसके 12,000 बनते हैं, तो ये 12,000 नहीं है, ये साल की 2 एसटीएम का खर्चा है। क्या 2 एसटीएम हो सकती है? हो सकती है। क्या सीएससी का पास लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, राइट। ईमानदारी से हर महीने आप लिखिए कितनी कमिटमेंट है आपकी कि आप अपने बिजनेस के लिए ईमानदारी से इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर मैं बिना इन्वेस्ट करके कर सकता हूँ? माफ करिए सर, आप गलत जगह आए हैं। अपने ऊपर तो खर्च करना पड़ेगा आपको, सीखने के लिए खर्च करना पड़ेगा आपको। बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस सीखना चाहते हैं, अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, तो आपको समय के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ अपने ऊपर पैसा भी लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट लिखिए, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये लिखिए कंफर्टेबली कितनी कर सकते हैं। 500 कर सकते हैं 500 लिखिए, 1000 कर सकते हैं 1000 लिखिए। आप इतिहास रचने जा रहे हैं, बड़ा काम करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो लगेगी। सर सीएसएस है सर, पैसे नहीं है सर।
सर मुंबई जाना है सर, MOS अटेंड करना है, पैसे नहीं है सर। सर ये किसको कह रहे हैं आप? अपने वाई को देखिए, जिस वाई को पूरा करने के लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करिए और अपना लिखिए कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आखिरी, एटीट्यूड कमिटमेंट। क्या अपने आप को बदलने को तैयार हो? क्या आप रोज सुबह 10 बजे उठते हो और आपको सुबह उठने के बाद पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, फिर 2 चाय पीनी पड़ती है और उसके बाद जाके आप कहते हो सर अभी जाकर के मेरे को इमोशन आ रहा है सर, तब तक मैं घर से निकलूंगा नहीं। सुबह 10 बजे उठूंगा, पूरा पेपर चाटूंगा, फिर 2 चाय पीऊंगा और फिर जाकर के हल्का होकर के फिर काम के लिए निकलूंगा। क्या आप सुबह 6 बजे उठेंगे? अपने ऊपर कैमरा लगा करके वो 2 घंटे छुड़ाने हैं ना। आप शाम को घर जाने के बाद मम्मी अगर सीरियल देख रही है तो आप भी साथ में बैठ करके, क्योंकि सास भी कभी बहू देखते हैं, तो क्या आप वो बंद करेंगे? आप अपने घर से बाहर उस चौराहे पे उन दोस्तों के साथ रोज शाम को खड़े होते हैं तो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, जो वही आवारागर्दी करते हैं, क्या आप उनके साथ अपना समय बिताना बंद करेंगे? आप लोगों की शादियों में 4-4 दिन पहले जाते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वैसे बन के जाते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं, आपकी जिंदगी बदलती नहीं है, क्या उसको आप बदलेंगे? समय निकालेंगे? छुट्टी वाले दिन आपको 4 घंटे नहीं 8 घंटे सोने की आदत है। जो नौकरी वाले होते हैं उनको अगर संडे पूछो तो संडे कहते हैं अरे भैया संडे कुछ नहीं करूंगा, सोना है, पूरा सप्ताह सोता नहीं हूँ, संडे को मैं सोऊंगा। कॉलेज वाले कहते हैं सर मैं पूरा सप्ताह सोता नहीं हूँ, संडे को सोऊंगा। क्या उस छुट्टी वाले दिन 8 घंटे काम करने को तैयार हो? क्या कमिटमेंट है? अगर है तो वहां लिखिए, और अगर नहीं है तो वो भी लिखिए तो नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊं ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। क्या ये हो जाएगा? कमिटमेंट्स हो जाएंगी, राइट? अब इसके बाद अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की मीटिंग का ये लास्ट पार्ट रहेगा, इसके बाद आगे हम लोग और बात करेंगे, दैट इज अपलाइन सपोर्ट चार्ट। या आप सभी के पास नहीं होगा या आपने कभी देखा नहीं होगा, इसको करना बहुत कंपलसरी है। जहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन विद डेट, अपनी सिग्नेचर करनी है, डेट डालनी है, अपलाइन की सिग्नेचर लेनी है, डायरेक्टर अबव अपलाइन की सिग्नेचर लेनी है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम है, लेवल है, सिटी है, मोबाइल है। ये क्यों है? जैसे एग्जांपल लो, प्रवीण सर अगर यहाँ पे है तो प्रवीण सर अगर आप है तो नंबर 1 में आपका नाम आएगा। अगर आप किसी अपनी डाउनलाइन को दे रहे हैं तो वहां पे सबसे पहला आपका नाम आएगा। उसके बाद आपके अपलाइन में दूसरी कौन अपलाइन है, हरीश सर है तो उनका नाम आएगा। उसके बाद अगर आपके अपलाइन में अगर मैं आता हूँ तो मेरा नाम आएगा। उसके बाद अगर शिवम गोस्वामी सर आते तो उनका नाम आएगा। उसके बाद अगर मान सर आते तो उनका नाम आएगा। उसके बाद अगर विवेक सर आते तो उनका नाम आएगा। आपको क्या करना है, आपको अपलाइन की हायरार्की यहाँ पे लिखनी है। ये क्यों करना है? क्योंकि आने वाले वक्त में साल भर के बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी डाउनलाइन किस शहर में है आपको भी नहीं पता, बेचारा उसे भी नहीं पता कि मैं किसकी औलाद हूं, और वो ये सोच रहा है कि काश मेरे शहर में अगर मेरी कोई जानने वाली या कोई अपलाइन होती तो मेरे को सपोर्ट मिल जाता, और वो बेचारा भूला भटका भूल मतलब भटक रहा है। ये क्यों है? ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आप किस वंश से आते हैं, ये जताने के लिए और बताने के लिए है। आपको पता रहे कि आपके शहर में आपकी अपलाइन है और वो कहाँ है, उनका मोबाइल नंबर अगर आपके पास होगा, अगर हर नई डाउनलाइन के पास अगर ये अपलाइन चार्ट होगा, अपलाइन हायरार्की होगी, चार्ट होगा, तो आप उस अपलाइन से कनेक्ट कर सकते हैं और उनके साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। राइट राइट। आज के लिए हम यहीं तक स्टॉप करेंगे, क्योंकि इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने के लिए डेफिनेटली इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम।